सहसवारी गिरते हैं मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिलेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। अगला राजा लिखो। हाँ, पृथ्वीराज थर्ड। अगला राजा कौन है आपका? पृथ्वीराज थर्ड, है ना। ये वो पृथ्वीराज चौहान है जिसको आप हिस्ट्री में जानते हो। तो मुझे याद एक बार क्वेश्चन यही था कि इतिहास में प्रसिद्ध पृथ्वीराज चौहान, चौहानों में कौन सा पृथ्वीराज था, है ना। फर्स्ट सेकंड हमने अलग पढ़े। फर्स्ट वो है जो बकुली शाह वाला है, सेकंड वो है जो धोड़ अभिलेख और आसिया अभिलेख वाला है, ये कौन सा है? थर्ड। पिताजी का नाम सोमेश्वर, माता का नाम कर्पूरी देवी। पिताजी का नाम, माता का नाम लिखो। पिता सोमेश्वर, माता कर्पूरी देवी। पिता का नाम क्या था? सोमेश्वर। माता का नाम क्या था? 11 वर्ष की उम्र में राजा बन गया था। पिताजी की जल्दी डेथ हो गई, कितने वर्ष की उम्र में बन गया? देख लो, यह 11 वर्ष की उम्र में राजा बना था। ही बिकेम किंग इन एज ऑफ 11 ईयर्स। जब भी राजा छोटी उम्र के बनते तो कोई ना कोई उनके संरक्षक या संरक्षिका बनाई जाती। कर्पूरी देवी ने कहा मैं संभाल लूंगी। जो संरक्षिका कौन बनी? लिख लो, संरक्षिका गार्जियन। जैसे विक्रमादित्य की कौन थी? कर्मावती, वैसे पृथ्वीराज की कौन बन गई? कर्पूरी देवी। अब भाई कर्पूरी देवी भी कैसे संभालेगी? तो कहा भाई सोमेश्वर के टाइम के जो बड़े बड़े मंत्री थे उन्होंने कहा भाई आप तो जब तक बेटा बड़ा नहीं हो जाए थोड़े दिन देख लो, बाकी शासन हम संभालेंगे। तो कुछ मंत्री थे जिनके सहयोग से संभाल दी। मंत्री कौन कौन थे? लिखो, मिनिस्टर्स, मंत्री। नाम लिख लो एक बार, ऊपर वाले 2 के स्टार लगा लेना, ये आपने याद रखना ज्यादा। बात मत करो भाई, लिखो चुपचाप। क्या क्या नाम बताओ देखे? कैमास, भुवनमल, स्कंद, वामन और सौद। क्या क्या नाम दोहरा बताओ? कैमास, भुवनमल, स्कंद, वामन। ऊपर वाले 2 के स्टार लगो। कोई पूछेगा कैमास तथा भुवनमल किसके समय राज्य संभालते थे? पृथ्वीराज। या कौन सी रानी की सहायता करते थे? कर्पूरी देवी। अब पृथ्वीराज कम उम्र में राजा बना तो लोगों को लगा कि यार ये टाबरी राजा बना है, अपने मौके का फायदा उठा लेते हैं, अपने कब्जा कर लेते हैं। कुछ लोग घर में थे जो इसको हटाना चाहते हैं, कुछ लोग इसके राज्य में है जो इसको हटाना चाहते हैं, कुछ इसके पड़ोसी हैं जो इसको हराना चाहते हैं, कुछ विदेशी हैं जो कब्जा करना चाहते हैं। मतलब चारों तरफ से संकटों में घिरा हुआ है। कहां कहां से संकट आ सकते हैं? घर में कौन संकट दे सकता है? अब तो कल मैंने एक चार्ट बनाया था, उस चार्ट में मैंने सबके नाम के आगे नंबर लगाए, नागार्जुन को छोड़ गया। नागार्जुन के नाम के आगे कोई नंबर, मतलब नागार्जुन उनमें से राजा नहीं बना, बाकी सब राजा बने। नागार्जुन किसका बेटा है? विग्राज चतुर्थ का। किसका बेटा है? विग्राज चतुर्थ का। एक और बेटा जो बना तो था पर उसको हटा दिया गया था, अपर गंगे। कौन था? तो नागार्जुन ने अपर गंगे को कहा कि भैया यार इस गुजरात से सोमेश्वर लेके आगे इसको राजा बना दिया, अब ये सोमेश्वर मर गया तो इसका बेटा कौन बन गया? पृथ्वीराज। अपना नंबर कब आएगा? तो अपर गंगे ने कहा मेरा नंबर तो एक बार आ गया था और पार पड़ी, अब नागार्जुन तुम संघर्ष करो, मैं तुम्हारे। तो दोनों भाई मिलकर विद्रोह करते हैं। कौन कौन से दोनों भाई? नागार्जुन और अपर गंगे। कौन कौन? नागार्जुन और अपर गंगे। और नागार्जुन ने कहा कि भाई मैं राजा हूं और मेरी राजधानी है गुरुग्राम। राजधानी कौन सी है? गुड़गांव, है ना। गुरु द्रोणाचार्य का गांव था तो किसी ने नाम जो इसका गुरुग्राम ही था। फिर गुरुग्राम 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 गुरुग्राम, गुरु पुराने गुरुग्राम 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 करते करते गुड़गांव 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 करते करते क्या करके गुड़गांव करके फिर वापस सरकार ने चेंज किया, गुड़गांव नहीं है, गुड़ थोड़ी मिलता था, यहाँ पे गुरु जी रहते थे इसलिए नाम क्या था। तो नागार्जुन ने अपनी राजधानी किसको बनाई थी? तो कोई पूछेगा कौन से 2 चचेरे भाइयों ने विद्रोह किया था? अपना केंद्र किसको बना के? पृथ्वीराज गया, इसने दोनों को भगा भगा के पीटा और वापस वहां पर क्या कर लिया? कब्जा। और भाइयों ने विद्रोह तो किया। देखो अपने चचेरे भाइयों नागार्जुन तथा अपर गंगे के विद्रोह को दबाया था। He suppressed revolt of his cousins नागार्जुन एंड अपर गंगे। लाइन चेंज करके लिख लो। नागार्जुन ने गुरुग्राम को अपना केंद्र बना लिया था। नागार्जुन मेड गुरुग्राम एज इट्स सेंटर। तो घर में जो चैलेंज मिला वो तो खत्म किया। घर के बाद कहां चैलेंज मिल रहा है इसको? राज्य। 1182 की बात है। इसके राज्य में एक जनजाति रहती है, जनजाति का नाम है भंडानक। कौन सी जनजाति है? एक ट्राइब है और ट्राइब का नाम क्या है उसका? भंडानक। भंडानक किसी टाइम पंजाब में रहते थे। पंजाब में एक नदी बहती है सतलज, नाम सुना होगा। सतलज के आसपास में एक जनजाति रहती थी, उसका नाम क्या था? भंडानक। लेकिन वहां से माइग्रेट हुए हरियाणा की तरफ आ गए। हरियाणा में 2 इलाकों में आगे बसे, गुरुग्राम और हिसार। कहां कहां पे? वहां पे अपने चुपचाप बैठ के अपना काम कर रहे थे। जब पृथ्वीराज बना तो उनको लगा ठीक है राजा ज्यादा उम्र का है नहीं, अपने मौके का फायदा उठाते हैं, लूट मार कर लेते हैं। ये अपने राजस्थान की तरफ आगे लूट मार करने लग गए थे। अपने इधर लूट मार कर रहे थे मथुरा, अलवर, भरतपुर। कौन कौन से क्षेत्रों में बताओ देखे?
गुड़गांव के नजदीक ही पड़ गया अलवर भरतपुर अपने, इधर आके लूट मार करनी शुरू कर दी। पृथ्वीराज गया, पृथ्वीराज आगे इस जनजाति का विद्रोह दबाता है। कौन सी जनजाति का, कब दबाता है, वो कहां कहां विद्रोह कर रहे थे, मथुरा, अलवर और भरतपुर। हमें क्या पता दबाया था, एक जैन मुनि वे उस समय के, उनका नाम है जिनपति सूरी। क्या नाम है, वो ये बताते हैं कि हाँ भाई साहब ऐसा कुछ हुआ था और इस बंदे ने जाके उनको हरा दिया था या उनको जाके दबा दिया था। तो किस जैन राइटर के लेखन से इसकी जानकारी मिलती है, देखो 1182 ईस्वी में, इन 1182 एडी, मथुरा, अलवर तथा भरतपुर क्षेत्रों में, इन मथुरा, अलवर एंड भरतपुर एरियाज या रीजन्स, भंडानक जनजाति के विद्रोह को दबाया था। ये सप्रेस्ड रिवोल्ट ऑफ भंडानक ट्राइब। यह जानकारी जिनपति सूरी के लेखन से मिलती है। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय जिनपति सूरी। किसके लेखन से मिलती है, जिनपति सूरी के लेखन से मिलती है। तो घर में चैलेंज मिला, फिर कहां चैलेंज मिला, अब कहां पे, यूपी और एमपी के बॉर्डर पे एक राज्य है, उस राज्य का नाम है महोबा। क्या नाम है, महोबा में उस समय चंदेल वंश का राज था। कौन सा वंश का राज था, और चंदेलों का एक राजा था, उसका नाम था परमार्दी देव चंदेल। क्या नाम था, कहां का राजा परमार्दी देव चंदेल, कहां का राजा। एक दिन पृथ्वीराज की सेना और किसी युद्ध में वापस आ रही थी, लौट रही थी युद्ध से, कुछ घायल सैनिक पीछे पीछे आ रहे थे। भाई जो सैनिक स्वस्थ होंगे तेज चलेंगे, घायल होंगे वो थोड़े धीमे चलेंगे। तो घायल सैनिकों की टुकड़ी पीछे रह गई थी। परमार्दी देव चंदेल उन घायल सैनिकों को पकड़ के मरवा देता है। पृथ्वीराज ने कहा यार अपने तो कोई दुश्मनी भी नहीं थी और वो तो घायल और थे, तो ऐसे कैसे मरवा सकता है। फिर पृथ्वीराज हमला करता है, कहां पर हमला करता है, महोबा। इसलिए महोबा का युद्ध हुआ, बहुत भयंकर युद्ध हुआ। भयंकर के लिए शब्द युद्ध में लिया जाता है तुमुल। क्या लिया जाता है, इसलिए इसको महोबा का युद्ध कहते हैं, या क्या कहते हैं इसको, तुमुल का युद्ध। किस किसके बीच में, पृथ्वीराज चौहान और परमार्दी देव चंदेल। परमार्दी देव चंदेल कहां का राजा था, कहां का राजा था, लिख लो, महोबा का युद्ध, तुमुल का युद्ध, बैटल ऑफ महोबा या बैटल ऑफ तुमुल। ठीक लिया, लिख लो कारण, क्या कारण था युद्ध का, कोज, रीजन लिखो। परमार्दी देव चंदेल ने पृथ्वीराज चौहान के घायल सैनिकों को मरवा दिया था। परमार्दी देव चंदेल गोट मर्डर्ड इंजर्ड सोल्जर्स ऑफ पृथ्वीराज चौहान। युद्ध हुआ, युद्ध के अंदर पृथ्वीराज ने परमार्दी देव चंदेल को हरा दिया। लिख लो, कारण हो गया, अलग से लाइन चेंज करके लिखो। इस युद्ध में पृथ्वीराज की जीत हुई, पृथ्वीराज वॉन दिस बैटल। पृथ्वीराज का एक सेनापति था, उसका नाम था पंजवन राय। क्या नाम था, पंजवन राय। पंजवन राय को महोबा का प्रशासक बना दिया। प्रशासक समझ गए, जैसे अपने पढ़ते हैं उलूग खान को सौंप दिया, खिजर खान को सौंप दिया, वैसे महोबा किसको सौंप दिया गया, देख लो। इसने पंजवन राय को महोबा का प्रशासक बनाया। ही अपॉइंटेड पंजवन राय एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ महोबा। ये अपने आमेर का था यहाँ का, इसका मतलब तब आमेर वाले चौहानों को टैक्स देते होंगे, तो आमेर वाले लड़ने के लिए गए होंगे, ये वहां पर छोड़ के आ गया होगा उसको। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, इस युद्ध में परमार्दी देव चंदेल के दो सेनापति थे, आल्हा और उदल। क्या क्या नाम था, लिखो, परमार्दी देव चंदेल के सेनापति, कमांडर्स ऑफ परमार्दी देव चंदेल। कहते हैं कि आल्हा और उदल परमार्दी देव चंदेल के सेनापति थे, लेकिन परमार्दी देव चंदेल से किसी भी बात पर दोनों की नाराजगी हो गई थी, दोनों नाराज हो गए थे। इसलिए परमार्दी देव चंदेल का महोबा छोड़कर दोनों कन्नौज चले गए थे। कहां चले गए, कन्नौज चले गए। जब पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर आक्रमण किया तो परमार्दी देव चंदेल को लगा अकेले पार नहीं पड़ेगी, अच्छे सेनापतियों की आवश्यकता है। उसके अच्छे सेनापति कौन थे, लेकिन वो उससे नाराज होकर कहां चले गए थे। तो वो मैसेज करता है इनके पास कि आल्हा और उदल, सॉरी जो हमारे बीच हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। पुनः एक बार मातृभूमि को तुम्हारी आवश्यकता है, लौट के आओ, महोबा की रक्षा करो, पृथ्वीराज के खिलाफ लड़ो। आल्हा उदल ने मना कर दिया। आल्हा उदल ने कहा मरने दे, अपना क्या लेना है, थोड़े दिन पहले लीचड़ अपने से लड़ रहा था, अब अगले को जरूरत पड़ी है तब अपने को बुला रहा है, वरना तो अपनी कोई भी पूछ वहां पर। आल्हा उदल ने कहा भाई नहीं आ रहे। ये बात आल्हा उदल की माता को पता चलती है कि महोबा पर आक्रमण होने वाला है, लेकिन आल्हा और उदल को बुलाया गया, फिर भी वो जा। आल्हा उदल की माता उन्हें बुलाती और बुला के कहती है कि यह समय आपस के मतभेदों को भुलाने का है, यह समय आपस में लड़ने का नहीं, यह समय दुश्मन को जवाब देने का है। जब तुम्हारी मातृभूमि पर, तुम्हारी जो जन्मभूमि है वहां पर दुश्मन अटैक कर रहा है, तो तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है कि तुम जाओ, तुम्हारे राजा का साथ दो, तुम्हारी मातृभूमि की रक्षा करो। उनका माता तुम्हारी सारी बात सही है, पर वो परमार्दी देव चंदेल भी तो हमारा दुश्मन ही है, उसने हमें निकाल दिया था, उसकी सहायता करने के लिए क्यों जाए। उसने वापस कहा। एक बार कौरवों को दुश्मनों ने पकड़ लिया। किसको, दुश्मनों ने पकड़। कुंती पांडवों को कहती है कि जाओ कौरवों को बचा कर लाओ। भीम थोड़े गुस्सेल थे, भीम ने कहा माता कुंती इतनी भोली भी मत बना करो। ये कौरव डेली वो तरीके देखते रहते हैं कि हमें कैसे मारा जाए, वो तरीके अपनाते हैं। कभी आग में जलाने का प्रयास करते हैं, कभी पानी में डुबोने का प्रयास करते हैं, कभी युद्ध में मारने का प्रयास करते हैं, कभी सोते हुए मारने का प्रयास करते हैं। और तुम कहती हो कि कौरवों को हम बचा कर लाएं, अच्छा है दुश्मन मार दे और ही ठीक रहेगा। कुंती ने कहा नहीं भीम, जब तुम आपस में लड़ते हो तो कौरव 100 है और तुम 5 हो, पर जब कोई तीसरा लड़ता है तुम 105 हो। तुम कितने हो, इसलिए जब भी तीसरी शक्ति आपसे लड़ती हो तब आपस के अंदर कभी भी लड़ना। और ये अब तक अपने मानने सिद्धांत है।
इसलिए गांव में जब भी भाई भाई लड़ते हैं कोई छुड़वाने नहीं जाता, किनका क्या भरोसा, एक हो गए तो आपस में लड़ रहे। और कई बार होता है कोई तीसरा पंचायती करने आता हो, भाई कहते भाई साहब रवाना हो, तेरे कुटेंगे हम पकड़ के, हमारी लड़ाई है, तू कौन है इसके अंदर पंचायती करने वाला। तो जब भी तीसरे पक्ष से लड़ाई हो तब हमेशा आपस के मतभेदों को भुला देना चाहिए। इतिहास बहुत कुछ सिखाता है। हमने सेनापतियों के नाम याद किए, गोरा और बादल, युद्ध हार गए थे वो, है ना। नहीं पता रतन सिंह कैसे लड़े, क्या लड़े, अलाउद्दीन खिलजी को लोग जाने नहीं जाने, गोरा बादल के गीत गाए जाते हैं। हम जेता कुंपा को याद करते हैं, मर गए थे वो। हम अलाउद्दीन को याद करते हैं जबकि हार गए थे। हमारी संस्कृति ने उन लोगों को याद नहीं किया जो विजेता है, हमने उनको अधिक महत्व दिया जिन्होंने संघर्ष किया। सह सवारी गिरेंगे मैदान जंग में, कि मैदान के जंग में वही गिरेगा जो घोड़े पर बैठा है। वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। जो घुटनों के बल ही चल रहा है उसके गिरने की कोई संभावना। घर में समस्या थी, घर की समस्या थे नागार्जुन और अपर गंगे। राज्य में समस्या थी, वो थे भंडानक। पड़ोसियों में समस्या थी, एक पड़ोसी परमार्दिदेव चंदेल, एक पड़ोसी गुजरात वाले। गुजरात में कौन सा वंश था, चालुक्य। और चालुक्यों और चौहानों की लंबे टाइम से बनती। सोमेश्वर का जरूर उधर ननिहाल था तो उसके टाइम इतना कोई पंगा नहीं हुआ, बाकी सबके साथ इनके पंगे चल ही रहे थे। तो चालुक्यों के साथ लड़ाई चल रही। इन दिनों जो चालुक्यों का राजा था उसका नाम था भीम सेकंड। क्या नाम था, भीम सेकंड। चाहता है कि उसके साम्राज्य का विस्तार हो, पृथ्वीराज चाहता है उसके साम्राज्य का विस्तार हो। इसलिए इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, नागौर का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है, लिखो, नागौर का युद्ध, बैटल ऑफ नागौर। नागौर का युद्ध किस किस के बीच में, नागौर का युद्ध, पृथ्वीराज और भीम सेकंड चालुक्य। कहां का राजा भीम सेकंड चालुक्य, गुजरात। लिखो, युद्ध के कारण, कॉजेज ऑफ बैटल। दो बड़े राजाओं में युद्ध का बड़ा कारण है कि दोनों अपने साम्राज्य का क्या करना चाहते हैं, लिखो, दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू एक्सपैंड देयर एम्पायर। हम ये भी कह सकते हैं चौहानों और चालुक्यों में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। देखो, चौहानों तथा चालुक्यों में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। देयर हैड बीन अ राइवलरी बिटवीन चौहान एंड चालुक्यस फॉर ए लॉन्ग टाइम। एक कारण यह हुआ था, आबू है, आबू, आबू में परमार वंश था। कौन सा परमार वंश था, कौन सा वंश था, और यह परमार वंश की एक राजकुमारी थी, उसका नाम था इच्छिनी देवी। क्या नाम था, इन दोनों की इच्छा थी इसे विवाह कर ले। किस किस की इच्छा थी, पृथ्वीराज और किससे शादी करने की इच्छा थी, पर इच्छा पूरी हुई पृथ्वीराज की। भीम इस बात पे नाराज था। लिखो, दोनों आबू की परमार राजकुमारी इच्छिनी देवी से विवाह करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू मैरी आबूज परमार प्रिंसेस इच्छिनी देवी, लेकिन उसका विवाह पृथ्वीराज के साथ हुआ। शी वॉज मैरिड विद पृथ्वीराज। तो भीम इस बात से भी नाराज चल रहा था। युद्ध हुआ, उसकी सेनाएं आगे, नाडोल है, नाडोल अपना, नाडोल लगभग बाउंड्री थी। गुजरात वालों की बाउंड्री नाडोल तक लगती थी, पृथ्वीराज की बाउंड्री नाडोल तक लगती थी। वहां से वो नाडोल से आगे बढ़ा, नागौर की तरफ आ गया। यहाँ लड़ाई में पृथ्वीराज लगभग जीतने वाला था, तभी उस भीम का एक सेनापति आता। उस सेनापति का नाम था जगदेव प्रतिहार। क्या नाम था, वो आया और उसने आका, क्या लड़ रहे हो यार, अब छोड़ो, लड़ाई बंद कर दो। तो चलते युद्ध के बीच में संधि करवाने के लिए जो बंदा आया था, उस बंदे का नाम क्या था, किसकी तरफ से आया जगदेव प्रतिहार, भीम से। भाई जो हार रहा होता संधि का प्रस्ताव लेके, उसी की तरफ से आएंगे। लाइन चेंज करके लिखो, कारण हो गए, अलग से लाइन लिखो। जगदेव प्रतिहार ने इन दोनों के बीच समझौता करवा दिया था। जगदेव प्रतिहार मीडिएटेड एन एग्रीमेंट बिटवीन देम। किस किस के बीच में लड़ाई है, पृथ्वीराज और भीम सेकंड। पृथ्वीराज कौन से वंश का, चौहान, और भीम सेकंड कौन से वंश का, कौन सी राजकुमारी के लिए, वो कौन से वंश की, समझौता कौन करवा रहा है, वो कौन से वंश का है, चौहान चालुक्य परमार प्रति। पूरा अग्निकुंड उपस्थित है। वैसे लड़ाई किस किस के बीच में, चौहानों और चालुक्यों। किसके चक्कर में, परमारों। समझौता कौन करवा रहा है, याद रह जाएंगे। तो पड़ोसियों में लड़ाई चल रही है, एक तो महोबा वालों से लड़ाई चल रही है, एक किसे चल रही है, गुजरात। अब एक लड़ाई चल रही है यूपी में। यूपी में एक जगह पड़ती है कन्नौज। कौन सी जगह, और कन्नौज में देखो, मैंने एक वंश बताया था, गहडवाल बताया था। और गहडवालों का एक राजा इन दिनों बना हुआ था, जयचंद। क्या नाम था, तो जयचंद के पृथ्वीराज के बीच में नहीं बन रही। पृथ्वीराज कौन से वंश का है, चौहान। जयचंद कौन से वंश का है, गहडवाल। लिखो, नया हेडिंग डालो, चौहान गहडवाल विवाद, चौहान गहडवाल डिस्प्यूट, चौहान गहडवाल विवाद, चौहान गहडवाल डिस्प्यूट। किस किस के बीच में होगा, चौहानों का तो कौन है, पृथ्वीराज। उधर गहडवालों की तरफ से कौन है, जयचंद। और जयचंद कहां का राजा था, कन्नौज। कन्नौज कहां पड़ता है, यूपी। अब क्यों कोई विवाद था इनके बीच, विवाद के कारण, कॉजेज ऑफ डिस्प्यूट, विवाद के कारण। एक कारण तो यह था कि चौहानों ने दिल्ली पर कब्जा कर रखा था। विग्राज के बाद में दिल्ली किसके पास में थी, चौहानों। जयचंद को ऐसा लगता था कि यार दिल्ली मेरे पास होनी चाहिए। यूपी में जो कोई रहा है उनको लगता है कि दिल्ली हमारे पास होनी चाहिए।
मतलब इवन आज दिन तक आप देखेंगे तो भारत के जो ज्यादातर प्रधानमंत्री बने हैं वो कहां से रहे हैं? भारत का रास्ता यूपी से होकर जाता है। भारत का रास्ता, मतलब मोदी जी को भी प्रधानमंत्री बनने के लिए बनारस से चुनाव लड़ना पड़ा। आप गांधीनगर से चुनाव लड़े थे, लेकिन एक चुनाव कहां से लड़ना पड़ा? बनारस, कि भाई वहां जनसंख्या ज्यादा है। आज तो कर लो जनसंख्या ज्यादा इसलिए लोकसभा की सीटें ज्यादा है, लोकसभा की सीटें ज्यादा तो अपने आप यूपी के पास पावर ज्यादा आ गई। पर उस टाइम गंगा यमुना का दोआब पूरा यूपी लिए बैठा था, इसलिए यूपी पैसे वाली जगह थी। पैसे वाली जगह थी तो इनको लगता है यार अपना दिल्ली पे भी कब्जा होना चाहिए, या उल्टा कह दो दिल्ली पे जिसका कब्जा होता उसका कब्जा कहां पर होता है? यूपी। पर अब की बार दिल्ली पे कब्जा किए बैठे थे अजमेर के चौहान। जयचंद चाहता था कि दिल्ली पर उसका कब्जा होता। एक तो किसको लेकर लड़ाई है इनके बीच में? एक नंबर लगा के लिखो, दिल्ली का उत्तराधिकार, सक्सेशन ऑफ दिल्ली। ये दोनों दिल्ली पर अधिकार करना चाहते। मैंने कहा था आला और उदल परमार्दी चंदेल से नाराज थे, और जब वो नाराज थे तब वो जयचंद के पास कन्नौज चले गए थे, बताया था मैंने। तो जब वो आला उदल फिर परमार्दी चंदेल की तरफ से लड़ने के लिए आए तो उन्होंने जयचंद को कहा कि भाई जयचंद इतने दिन हम तेरा साथ दे रहे थे, अब तू हमारा साथ दे। तो जब चौहानों में और परमार्दी चंदेल में, या पृथ्वीराज में और परमार्दी चंदेल में जब लड़ाई चल रही थी तो जयचंद किसकी सहायता कर रहा है? किसी कर रहा है? अब पृथ्वीराज इस बात से नाराज था, भाई लड़ाई मेरे और चंदेलों के बीच में, तू फालतू में दाढ़ भात में मुसल चंद, तेरा क्या लेना देना है? लिखो, जयचंद पृथ्वीराज के खिलाफ परमार्दी चंदेल की सहायता कर रहा था। जयचंद वॉज हेल्पिंग परमार्दी चंदेल अगेंस्ट पृथ्वीराज। एक कारण फिर पृथ्वीराज रासो बताता है कि जयचंद की एक राजकुमारी थी और राजकुमारी का नाम था संयोगिता। क्या नाम था? संयोगिता नाम करके राजकुमारी थी, और वो और पृथ्वीराज दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। संयोगिता ने जाके जयचंद को कहा कि पिताजी मैं यदि शादी करूंगी तो किससे करूंगी? पृथ्वीराज। और जयचंद ने कहा कि नहीं, इसके अलावा तुम किसी से कर सकती हो, लेकिन पृथ्वीराज के साथ हम तुम्हारी शादी। और कहते जयचंद ने एक स्वयंवर का आयोजन किया। किसका आयोजन किया? स्वयंवर, अपना वर खुद चुन। और भारत के सभी राजाओं को, राजकुमारों को निमंत्रण भेजा गया कि राजकुमारी संयोगिता अपना वर स्वयं चुनना चाहती है। सारे राजा और राजकुमार नियत समय पर नियत स्थान पर अपने रिज्यूमे के साथ उपस्थित हो जाए। पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ, तमाम राजा और राजकुमार आए हुए। संयोगिता एक एक से दादा के पूछ रही थी कि बता मेवाड़ पूरा याद है कि नहीं है, प्रस्तावना पूरी सुना दे मेरे को, है ना, नागरिकता के कितने अधिनियम तेरे को याद है, करंट पड़ता है या नहीं पड़ता है, हिंदी इंग्लिश की तैयारी कैसी है। लेकिन किसी भी राजकुमार को सब कुछ याद। फाइनली वरमाला लिए हुए संयोगिता घूम रही है, एक भी हॉल में बैठे हुए लोगों में से उसको पसंद ही नहीं आया। वो हॉल से बाहर निकली। कहा जाता है कि जयचंद ने भारत के तमाम राजा राजकुमारों को बुलाया था सिवाय पृथ्वीराज के, और उसका कहना था पृथ्वीराज की औकात इतनी नहीं है कि मेरी बेटी से शादी करने के लिए, पृथ्वीराज केवल मेरा गेट कीपर बन सकता है। तो उसने गेट कीपर वाली जगह पृथ्वीराज की मूर्ति लगा रखी थी। इसकी औकात इतनी है कि वहां जहां जहां चप्पलें खोलते हैं, जहां गेट शुरू होता है, बस वहां द्वारपाल बन सकता है, अंदर आने की इसकी औकात नहीं। संयोगिता बाहर गई। संयोगिता ने जाके गेट कीपर को माला डाल दी। उसने कहा अपने जो प्यार करते हैं तो किससे करते हैं? पृथ्वीराज। ऐसा कहते हैं कि पृथ्वीराज बाहर तैयार खड़ा था, वो संयोगिता को वहां से किडनैप करता है, वहां से उठा के ले जाता है। जयचंद की सेना पीछा करती है, लेकिन पृथ्वीराज की सेना जयचंद की सेना को हरा देती है। एक ये भी माना जाता है कि पृथ्वीराज ने जयचंद की राजकुमारी संयोगिता का अपहरण कर उसे क्या कर लिया था? विवाह। इसलिए भी जयचंद उससे क्या चल रहा था? नाराज। लिख लो, लिखो, पृथ्वीराज ने जयचंद की राजकुमारी संयोगिता का अपहरण कर उसे विवाह कर लिया था। पृथ्वीराज किडनैप जयचंद प्रिंसेस संयोगिता एंड मैरिड हर। ये कहानी पृथ्वीराज रासो में। किसमें? और अपने ज्यादातर इतिहासकार कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो का अभी तक ये नहीं पता चला वो सच्चा है कि झूठा है ना। पृथ्वीराज रासो की बहुत बहुत सारी बातें हिस्ट्री से मेल नहीं खाती। पृथ्वीराज रासो की खूब सारी बातें जब आप हिस्ट्री के बाकी सोर्स से मेल करते हो ना तो गलत हो जाती है। तो पृथ्वीराज रासो अभी तक भी हिस्टोरिकल नहीं माना गया है। पृथ्वीराज रासो एक अच्छी पोइट्री है, बहुत अच्छा काव्य है, उसे हिंदी साहित्य में पढ़ा जाए, लेकिन हिस्ट्री लायक बातें उसके अंदर अभी तक क्या है? कम। पर चूंकि भारत में प्रेम कहानियां बड़ी प्रसिद्ध होती है, इसलिए लोगों के और कुछ याद रहा नहीं रहा, ये पक्का याद है। तो ज्यादातर इतिहासकारों ने तो नकारा, उन्होंने कहा झूठी बात है, ऐसी कोई बात हुई नहीं थी। ठीक है, भारत में थोड़ी इस प्रकार की चटपटी बातें दूर तक चली जाती है, इसलिए लोग अब तक चटकारे ले लेकिन बातों को सुनते रहते हैं, बाकी ऐसी कोई सच्ची बात हुई नहीं थी। पर एक इतिहासकार है, उनका नाना भाई साहब हुआ था, मैं मानता हूं इसको, उनका नाम है दशरथ शर्मा। क्या नाम है? क्या नाम है उनका? इसी के कोष्टक में लिखो, ये जो लाइन लिखी इसी के कोष्टक में लिखो। दशरथ शर्मा ने इस प्रेम कहानी को ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकार किया। दशरथ शर्मा एक्सेप्टेड दिस लव स्टोरी एज हिस्टोरिकल फैक्ट। दशरथ शर्मा की बुक का नाम लिख लो यहीं, द अर्ली चौहान डायनेस्टी। द अर्ली चौहान डायनेस्टीज। अच्छे राइटर हुए हैं दशरथ शर्मा। आपने आजादी के बाद के जो भी इतिहासकार हुए ना, उनमें 3 अच्छे इतिहासकार, दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, मथुरालाल शर्मा। क्या क्या नाम बताओ? दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, मथुरालाल शर्मा। दोबारा बोलो, है ना। कभी आप इंटरव्यू देने जाओ या सामान्य बातचीत में आपसे कोई पूछे कि राजस्थान हिस्ट्री की 3 शर्माज, 3 शर्माज ऑफ राजस्थान हिस्ट्री कौन कौन है, तो कौन कौन है? दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, मथुरालाल शर्मा ना। आजादी की बात, आजादी से ठीक पहले अपनी सबसे अच्छी हिस्ट्री को लिख के गए थे, तो लिखे गए थे गौरी शंकर हीराचंद ओझा। कौन लिखे गए?
पहली बार पूरे राजस्थान की हिस्ट्री को एक साथ लिख रहा था वो था कर्नल जम्स्टोड। कौन था पहली बार पूरे राजस्थान की हिस्ट्री एक साथ कौन लिखे गया? कर्नल जम्स्टोड। उसकी हिस्ट्री में खूब सारी गलतियां हैं, स्वाभाविक बात है, विदेश का आदमी था, हमारी भाषा को भी ढंग से समझता नहीं था, हमारी कल्चर को भी नहीं जानता था, तो जितना जैसा जो लोगों ने बताया, पढ़ा, सुना, उसके आधार पर उसने हिस्ट्री लिखी। हम इस बात के लिए उसके ग्रेटफुल है, उसको थैंक यू बोलते हैं कि उसने पहली बार इतना बड़ा प्रयास किया कि पूरे राजस्थान की हिस्ट्री को एक साथ लाने का प्रयास किया। तो वो बंदा था कर्नल जम्स्टोड। उसकी हिस्ट्री में जो गलतियां थी उनको सही करके कुछ नई बातें जोड़ के हिस्ट्री को सही करने का प्रयास किया था गौरी शंकर हीराचंद। दुर्भाग्य है हमारा कि जिस साल देश आजाद हुआ था, देश आजाद होता अगस्त में, अप्रैल में ओझा जी की डेथ हो गई थी, पहले ही ओझा जी की डेथ हो गई थी। तो ओझा जी की डेथ के बाद में राजस्थान हिस्ट्री का जो काम ओझा जी शुरू करके गए थे उतना तीव्र गति से नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी उसके अंदर नई बातें जोड़ने का या उन पुरानी बातों को किसी को सही करने का काम किया। वो थे फिर दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, मथुरालाल शर्मा। तो दशरथ शर्मा की एक बुक है, उसका नाम क्या है? द अर्ली चौहान डायनेस्टी, इसका नाम है। और उन्होंने कहा है कि पृथ्वीराज और स्वयंगिता की प्रेम कहानी झूठी नहीं है। क्या है? तो कौन सा इतिहासकार स्वीकार करता है? कौन सी बुक में स्वीकार करता है? दार्ली चौहान डायनेस्टी। पृथ्वीराज को अपने घर में पंगे चल रहे हैं, किससे? नागार्जुन अपरगांगे। राज्य में पंगा चल रहा है, किससे? भंडानक। पड़ोसियों में पंगा चल रहा है, किससे? महोबा, गुजरात, कन्नौज। महोबा का राजा कौन है? परमादिदेव चंदेल। गुजरात का राजा कौन है? भीम सेकंड चालुक्य। और कन्नौज का राजा कौन है? जयचंद। कौन है? जयचंद। जो कि कौन से वंश का? गहड़वा। कौन से वंश का? महोबा वाले कौन से वंश के? चंदेल। कौन से हैं? चंदेल। गुजरात वाले कौन से वंश के? और कन्नौज वाले कौन से वंश के? पड़ोसियों से चली रही थी। इन्हीं दिनों विदेशी आक्रमण को हो रहे थे। चौहान हम पढ़ रहे हैं, लगातार गजनी से लड़ रहे हैं। किससे लड़ रहे हैं? इस बार फिर गजनी की तरफ से एक बंदा आक्रमण करने जा रहा है, उसका नाम है मोहम्मद गौरी। क्या नाम है? मोहम्मद गौरी। उधर गजनी की तरफ से आगे बढ़ता है। गजनी अफगानिस्तान के अंदर पड़ता है, वो पाकिस्तान वाला पंजाब क्रॉस करता है, अपने वाले पंजाब में आता है। अपने वाले पंजाब में अभी अपने पास एक जगह, उसका नाम है बठिंडा। नाम सुना है? उस समय बठिंडा को बोला करते तबर हिंद। क्या बोलते? उसने तबर हिंद पर आके कब्जा कर लिया। जब गौरी ने तबर हिंद पे कब्जा किया तो पृथ्वीराज ने पूछा उससे, पृथ्वीराज दिल्ली का राजा है, दिल्ली उसके अधीन है। तो मुझे अजब, किधर? तो इधर कैसे आ सकता है? ये हमारा है। इस बात को लेकर दोनों के बीच तनातनी भी। उधर से गौरी बठिंडा से आगे बढ़ता है, इधर से पृथ्वीराज दिल्ली से आगे बढ़ता है। आप पंजाब से आगे आओगे तो हरियाणा, आप दिल्ली से आगे आओगे तो भी हरियाणा। हरियाणा में एक जगह पड़ती है तराइन। कौन सी जगह? और वहां पर इन दोनों के बीच में तराइन का पहला युद्ध होता है 1191 में। कब होता है? लिखो, तराइन का पहला युद्ध। तराइन कहां पड़ता है? द फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन।